हेलो, मैं रामहित राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज एनसीईआरटी सॉलिड स्टेट के लेक्चर 6 पर हम लोग व्याख्या करेंगे और लेक्चर 6 में हम लोग सीखेंगे संकुलन दक्षता क्या होता है या संकुलन क्षमता क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है संकुलन दक्षता और संकुलन क्षमता, दोनों एक ही चीज़ है। तो चलिए बिना लेट किए हुए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। हम लोग आ जाते हैं अब संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता के ऊपर कि संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता होता क्या है और इसके गणनाएं किस प्रकार से किए जाते हैं, किसके, तो संकुलन दक्षता के या संकुलन क्षमता के। मान लीजिए कि एक साधारण सा एग्जांपल हम लेते हैं। ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर ये सब गेंद भरे हुए हैं। बॉक्स के अंदर ये गेंद भरा हुआ है, 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 ये सब गेंद भरा हुआ है। मतलब अलग अलग साइज के गेंद हैं, सेम साइज के भी गेंद हो सकते हैं, मतलब इस साइज के भी हो सकते हैं, बिल्कुल सेम तरह के। और ऐसे सिचुएशंस में जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं उस पार्टिकल्स के द्वारा जितना स्थान छेक लिया गया, मान लीजिए कि ऐसा संरचना में हम कहते हैं कि 80% स्थान गेंद के द्वारा छेक लिया गया है और 20% स्थान गेंद के द्वारा नहीं छेका हुआ है, यानी 20% जगह ऐसा है जहां पर गेंद नहीं है। तो भाई मेरे वो 20% स्थान जो है वो रिक्तिका हो गया और 80% स्थान संकुलन दक्षता हो गया। सेम बातें इसमें भी, अगर मान लीजिए इसमें 75% स्थान छेक लिया तो इसका संकुलन दक्षता 75 हो गया, 25% रिक्तिका हो गया। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि जैसे ये हमारा एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों के द्वारा अधिगृहित स्थान को संकुलन दक्षता कहते हैं। तो संकुलन दक्षता किन किन प्रारूप में कैलकुलेट किए जा सकते हैं? संकुलन दक्षता क्षेत्रफल के द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है, संकुलन दक्षता आयतन के द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन लगा हुआ है क्षेत्रफल के द्वारा संकुलन दक्षता 2D आकृति का कैलकुलेट होता है, जबकि आयतन के द्वारा संकुलन दक्षता 3D शेप का कैलकुलेट होगा। तो जनरली हम लोग यहाँ पढ़ने वाले क्या हैं? हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं इकाई सेल, और आपने शुरू में ही पढ़ लिया कि इकाई सेल एकक खनीय कोष्ठिका जो होते हैं वह त्रिविमीय होते हैं। तो शुरुआती कैलकुलेशन हमारा किसके जरिए होना है? आयतन के जरिए होना है। इस बात का पूरा आप ख्याल रखिए। तो आयतन के जरिए संकुलन दक्षता किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, तो देख लीजिए। आयतन के जरिए अगर हमें संकुलन दक्षता कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे कि भाई हम करेंगे गेंद की संख्या को हम z कर लेते हैं, z गुना एक गेंद का आयतन, यानी एक कण का आयतन, जो कि लिखा हुआ z गुना एक कण का आयतन बटा क्या करेंगे, इस पूरे आयतन से भाग दे देंगे। तो पूरा आयतन किसका आयतन कहलाएगा? क्रिस्टल का आयतन। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सर z गुना एक कणों का आयतन बटा क्रिस्टल का आयतन। अब चूंकि परसेंटेज में वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो 100 से गुना कर देंगे, और परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं करना है तो 100 से गुना नहीं करेंगे। अब प्रॉपर रूप से इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? संकुलन दक्षता का सिंबल बनाएंगे PE कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू z गुना एक कण का आयतन। कण जो होता है गोलाकार होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई r³ होता है, तो हम भी रख देंगे 4/3 पाई r³। अब क्रिस्टल का आयतन, चूंकि क्रिस्टल है कैसा, घनाकार है, सामान्य इकाई सेल जो होता है वो, या कोई भी इकाई सेल एक घनीय कोष्ठिका है तो घन के आकार का है, घन का आयतन भुजा क्यूब गुना कितना 100 से आप गुना कर लेंगे तो यह वैल्यू प्रतिशत में आ जाएगा। ध्यान रहे जब आप 100 से गुना नहीं करेंगे तो यह वैल्यू भिन्नांक में आएगा, उसको हम कहेंगे भिन्नांक। तो देखो आपके पास PE का फॉर्मूला आ गया, z गुना 4/3 पाई r³ बटा a³ गुना 100, ऐसे करके आप संकुलन दक्षता कैलकुलेट कर सकते हैं। अब संकुलन दक्षता कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए? z चाहिए, मतलब परमाणु की संख्या, r चाहिए और a चाहिए। r a में रिलेशन चाहिए एक तरह से। तो आपने इकाई सेल पढ़ा, सामान्य इकाई सेल के लिए z का वैल्यू 1 और r का वैल्यू a/2, बिल्कुल आपने सत्यापित करके पढ़ा है। तो आप सामान्य इकाई सेल का संकुलन दक्षता निकालना चाहते हैं
तो इस फार्मूला का प्रयोग करिए और z और r का वैल्यू इसमें रख दीजिए, वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। आगे मैं करके भी आपको बतलाने वाला हूँ, अभी आप सामान्य तौर पर देख लीजिए। और इसका जब निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको 52%। एक्चुअल में 52.38% आता है, जिसको हम लोग सिग्निफिकेंट में 52% कहेंगे। बीसीसी के लिए z का वैल्यू 2 होता है और इसके लिए पढ़ा आपने r बराबर a√3/4, तो r का वैल्यू a√3/4 रख दीजिए। ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा, कितना परसेंट? 68% आ जाएगा। अब उसके बाद एफसीसी पर चलते हैं। एफसीसी के लिए z का वैल्यू कितना? 4। सो r का वैल्यू a√2/4 होता है, या बहुत बार आप a/2√2 ही लिखते हैं, जैसा लिख लीजिए। इसके लिए जब वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो 74% हो जाएगा। सो अब अगर मान लीजिए आप 2 नंबर के लिए लिख रहे हैं ना, संकुलन दक्षता किसे कहते हैं, तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए और एक आध दो एग्जाम्पल लिख दीजिए। एससीसी 52%, बीसीसी 68%, एफसीसी 74% हो गया। बहुत सिंपल से कहानी है, इसमें ज़्यादा कुछ माथा लगाने की आवश्यकता आपको है ही नहीं। अब बारी बारी से हम तीनों प्रकार के इकाई सेल के लिए संकुलन दक्षता का कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि यह आता कितना है। जैसे सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई, तो वह डिस्कस करेंगे सामान्य इकाई सेल का संकुलन दक्षता। तो सामान्य इकाई सेल का संकुलन दक्षता कैसे करेंगे, हम एक करके दिखा देते हैं। सारा आंसर हमने आपको बतला दिया, आप खुद से करके देख लेंगे, एक करके देख लीजिए। सामान्य इकाई सेल का मतलब है सर एससीसी। तो एससीसी के लिए अगर हम चलेंगे सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए z का वैल्यू 1, r का वैल्यू a/2। अब पैकिंग इफिशियंसी का हम फार्मूला लगाएंगे, PE बराबर z गुना क्या है, तो z गुना 4/3 पाई r क्यूब बटा AQ गुना 100। अब सभी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते, फिट करेंगे सर। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एससीसी के लिए z का वैल्यू 1, 4/3 मतलब 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 तो 22/7, r का वैल्यू a/2 का r क्यू है तो होल क्यू करना होगा बटा AQ गुना 100। अब इसे हम विभिन्न प्रारूप में ले जाएंगे, यानी सॉल्व कर लेंगे। तो भाई सॉल्व कर लेते हैं, 1 को 4 से गुना करेंगे, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7। अब देखो a का क्यूब AQ, 2 का क्यूब 8 अपॉन AQ मल्टीप्लाई 100। अब ध्यान से देखिए AQ कैंसिल हो जाएगा, 8 को 4 से काट दीजिए, 2 टाइम में कट जाएगा, 2 से 22 को काटिए, 11 टाइम में कटेगा। सो फाइनली आ गया सर PE ऑफ SCC इज इक्वल टू भाई 11/21 गुना 100 यानी 1100/21। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 52.38%, जिसको हम सिग्निफिकेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 52%। इससे क्या स्पष्ट हुआ, SCC का PE 52% है। कोई इसी 52% को 0.52 भी लिख सकता है, क्योंकि जब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना 52%, प्रतिशत का मतलब हुआ 52/100। तो 52% का वैल्यू कितना होगा, 52% का वैल्यू 0.52। तो भिन्नांक जब कहेगा तो 0.52 कहेंगे, प्रतिशत जब कहेगा तो 52% कहेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा ही कैलकुलेशन आपको BCC में भी करना है, FCC में भी करना है, सबके लिए हम वैल्यू रख देते हैं, आंसर बतला देते हैं, आपको कैलकुलेट करके देख लेना है। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के सिचुएशंस पर डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अंतः केंद्रित इकाई सेल के संकुलन दक्षता का गणना करना है। हमको पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करना है। किसका करना है, तो BCC का करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे किससे, BCC से। तो भाई मेरे BCC के लिए z का वैल्यू 2, r का वैल्यू a√3/4 होता है। तो r और z का वैल्यू हमने रख दिया। अब आपके पास जो फार्मूला है, फार्मूला लगाओ, PE बराबर z गुना 4/3 पाई r क्यूब बटा AQ गुना कितना 100।
भाई मेरे आपने करना क्या है, तो आपने करना है सभी वैल्यू को इसमें रख देना है। z के जगह पर z का वैल्यू रखो, और z का वैल्यू कितना है, 2 है, तो जो भी z का वैल्यू है 2, वो 2 रख देंगे हम z का वैल्यू, और उसके अलावा पाई का वैल्यू रख देंगे। r के जगह पर a√3/4 कर देंगे, a√3/4 कर देंगे, और फाइनल वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका कैलकुलेशन सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास 68% यानी 0.68। इतना आया तो सही है, इसके सिवा कुछ भी आया तो गलत है, मतलब इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, ठीक है, जिसका सिग्निफिकेंट निकालने पर आपको 68% वैल्यू आएगा। तो 68 के आसपास आ रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ सर। वो क्या जुड़ा हुआ है भाई, तो वो जुड़ा हुआ है सर हमारा फलक केंद्रित इकाई सेल का संकुलन दक्षता। तो फलक केंद्रित इकाई सेल का संकुलन दक्षता हमने कैलकुलेट करना है। पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करना है किसका, एफसीसी का। तो हम चलेंगे कहाँ से, एफसीसी से, और एफसीसी के लिए z का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, एफसीसी के लिए z का वैल्यू 4 होता है, तो हम 4 रख देंगे। r का वैल्यू क्या होगा, a/2√2 होता है, तो a/2√2 रख देंगे, और फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि PE इज z गुना 4/3 पाई r³ बटा क्या, a³ गुना कितना, 100। और फाइनली इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे। अब गुना भाग आपका जबरदस्त है, कैलकुलेशन बहुत शानदार है, आप आसानी से कर भी सकते हैं। z के जगह देखिए हमने 4 रख दिया, पाई बटा ये 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू a/2√2 का होल क्यूब, तो होल क्यूब कर देंगे, बटा a³ गुना 100, भाई a³। अब इसको आराम से आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद यदि आपका आंसर 74% आ रहा है तो सही है, 74% के सिवा कुछ भी आया तो गलत है, मतलब अप्रॉक्सीमेट यही आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे करके आप संकुलन दक्षता का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपने देखा तीनों तरह के पार्टिकल्स का संकुलन दक्षता, चाहे वह एससीसी का हो, चाहे वह बीसीसी का हो, चाहे वह एफसीसी का हो। एससीसी का 52% आपको आएगा, बीसीसी का 68% आएगा, और एफसीसी का 74% आएगा। इसी को भिन्नांक के रूप में लिखेंगे तो 0.52, 0.68, 0.74। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वह थोड़ा सा इसी से संबंधित है, लेकिन वो है क्या, तो भाई आज के टॉपिक का नाम होगा हमारा अगला टॉपिक का आयतन भिन्नांक। आयतन भिन्नांक हम किसको कहेंगे, देखिए आयतन भिन्नांक किसको कहेंगे, तो किसी क्रिस्टल के, कोई भी क्रिस्टल है तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा किसी क्रिस्टल के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित अवयवी कणों के आयतन को आयतन भिन्नांक कहते हैं। आयतन भिन्नांक कहते हैं। बात कुछ नहीं है सर, आयतन भिन्नांक जो है ना वह एक तरह से संकुलन दक्षता ही है, ठीक है। बस आयतन भिन्नांक वॉल्यूम फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए z मल्टीप्लाई 4/3 पाई r³ अपॉन a³ तो करना ही करना है, 100 से आपको गुना नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 तरह के यूनिट सेल हैं, और तीनों यूनिट सेल का आयतन भिन्नांक कैलकुलेट करना, इसके क्वेश्चंस कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला जैसे कि एससीसी है, तो एससीसी के लिए z बराबर 1 हो गया, r बराबर आपका a/2 हो गया। तो हमारे पास जो भी फार्मूला है ना, हम उस फार्मूला को रख देंगे सर, वॉल्यूम फ्रैक्शन का फार्मूला रख देंगे। वॉल्यूम फ्रैक्शन इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई 4/3 पाई r³ अपॉन a³। अब वैल्यू हम रख देते हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन इज इक्वल टू z का वैल्यू 1, 4/3
पाई तो चाहो आप पाई रख लो या 22/7 रख लो, जो रख लो। आर का वैल्यू a/2 का होल क्यूब बटा ए क्यूब। जनरली आयतन भिन्नांक को पाई के रिस्पेक्ट में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पाई को पाई ही रहने दीजिए, पाई का वैल्यू रखने की कहीं कोई आवश्यकता है ही नहीं। सो देख लो सर, आपका वैल्यू आ क्या जाएगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा 1 से मतलब 4/3 हो गया, पाई ए क्यूब का ए क्यूब हो गया और 2 का क्यूब का 8 हो गया बटा ए क्यूब। सो फाइनली सर ए क्यूब कैंसिल, 4 गुना 8, सो बच क्या रहा है पाई बटा 3 गुना 6। तो पाई का ये वॉल्यूम फ्रैक्शन का वैल्यू एससीसी के लिए हो गया पाई बटा 6। एक शानदार वैल्यू है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसी प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहे तो बीसीसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आंसर बतला देता हूँ आपको, बीसीसी का कैलकुलेट कर सकते हैं, एफसीसी का कैलकुलेट कर सकते हैं। बीसीसी का जब आप वॉल्यूम फ्रैक्शन कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि आपको जेड पता है और आर पता है, तो बीसीसी के लिए आ जाएगा a√3/8 करके देख लेते हैं a√3/8 आता है या नहीं आता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से एफसीसी का भी आगे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं बीसीसी का π√3/8 कैसे होता है। ठीक है, बीसीसी का π√3/8 कैसे होता है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बीसीसी के लिए चल लेते हैं। बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू 2 हो गया और इसके अलावा आर का वैल्यू a√3/4 हो गया। फॉर्मूला लगा लेंगे, वॉल्यूम फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब बटा ए क्यूब गुना 100। इसलिए वॉल्यूम फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड का वैल्यू 2, 4/3, पाई का वैल्यू पाई ही रखना है, आर के जगह पर a√3/4 का होल क्यूब कर देना है बटा ए क्यूब गुना 100। अब सब सभी वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं, यानी सॉल्व कर लेते हैं। 8/3 पाई का वैल्यू पाई है, 3√3 गुना ए क्यूब 4 चौका 16 चौका 64 बटा ए क्यूब गुना 100। ए क्यूब कैंसिल, 3 कैंसिल, 64 को 8 से काट लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। बच कितना रहा सर, सॉरी 100 यहाँ नहीं लिखना है ना, पैकिंग फ्रैक्शन ये आयतन भिन्नांक में 100 नहीं रखना है, 100 को हटा के काम करना है। सो फाइनली आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगा, π√3/8 तो 8। तो आ गया एससीसी का बीसीसी का। अब बच क्या रहा है, एफसीसी। तो चलिए इस कॉर्नर में हम एफसीसी का भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू 4 ना, आर का वैल्यू a/2√2। सो वॉल्यूम फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, तो फार्मूला जेड गुना 4/3 पाई आर क्यूब बाय ए क्यूब। अब सभी वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं। वॉल्यूम फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड का वैल्यू 4, 4/3 पाई का वैल्यू पाई, a/2√2 का होल क्यूब बटा ए क्यूब। सो फाइनली वॉल्यूम फ्रैक्शन इज इक्वल टू 16/3 गुना पाई, 16/3 गुना पाई। अब आ जाइए ए क्यूब का ए क्यूब। अब देखिए 2√2 का होल क्यूब करिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16√2 आ जाएगा बटा ए क्यूब कैंसिल, 16 और 16 भी कैंसिल हो गया। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन का वैल्यू फाइनली जो आया एफसीसी के लिए वो आ गया पाई बटा 3√2। तो तीनों प्रकार के यूनिट सेल का फाइनल वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब आप चाहें तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं, इसके अलावा इसे लिख सकते हैं पाई बटा 3√2 का हम परमेयकरण कर देंगे, सो π√2/6 ऐसा ही लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि 3 तरह के यूनिट सेल आए फाइनली, और तीनों तरह के यूनिट सेल के जो प्रखर वैल्यू थे वॉल्यूम फ्रैक्शन का, आयतन भिन्नांक का, जैसे एससीसी का आया π/6, बीसीसी का तो बीसीसी का आ गया π
π√3/8 और लास्टली आपने देखा FCC का π/3√2 के फॉर्मेशन में लिख दीजिए या π√2/6 लिख लीजिए, जैसे भी लिखिए। इन 3 तरह के टर्म आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, सो ये था आपका आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में आपने मूल रूप से डिस्कस किया आयतन भिन्नांक, संकुलन दक्षता। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी में प्रॉपर डायरेक्ट कोई क्वेश्चंस थे नहीं, तो आज आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन इसके साथ नहीं आया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करते हैं, जहां फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से और जोड़िए अपने साथियों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद।